अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 11वीं किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 11वीं किस्त। अम्मा साईं बहुत नाराज़ हो रही थी। जब तुम जानती थी कि आपकी मंगनी की रस्म करनी है उन्होंने, तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी ये रिंग पहनने की? कि मोहब्बत और चाह से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आए थे मगर पहना ही ना सके। भाभी इसकी अलमारी में धुले हुए कपड़े रखती अपनी खौफ के इजहार कर रही थी, जबकि जरजान बेड पर उंधे मुँह लेटी तकिए पर सर टिकाए उनकी बातें सुनने से कासिर थी। उसे इस वक्त सिर्फ अपने एक ही मंजर याद था, जब दिलशेर ने इसके हाथ में अपने नाम की रिंग पहनाई थी। ये मंजर इसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। जरिए एक बात बताओ, कपड़े रखकर भाभी इसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। बोले। दरजान का अंदाज हनूस गुमसुम सा ही था। क्या तुम किससे मोहब्बत करती हो? भाभी के नॉर्मल से अंदाज में पूछे जाने वाले सवाल पर भी दरजान ऐसे अपनी जगह से उछली थी जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो। नहीं तो मैं भला किससे मोहब्बत करूंगी? आपको ऐसा क्यों लगा? दरजान बहुत मुश्किल से अपनी गैर होती हालत पर काबू पाते जवाब देती हुई बोली। मैंने तो वैसे ही पूछा, तुम इतनी लाल क्यों हो गई? वो मुस्कुराकर इसे गाल थपथपाती रूम से निकल गई थी, जबकि दरजान ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की थी। वो बेचैन सी वापस बेड पर आन बैठी। इसका रिश्ता तय पा चुका था। कुछ दिनों में इसका निकाह था, मगर वो अपनी इस बेदर्द और बेरहम मोहब्बत को अपने सीने से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो इसकी दिल की मुठभेड़ पर अभी भी किसी जद्दी बच्चे की तरह मौजूद थी, जिसे निकालना दरजान को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो अपनी जगह से उठी थी और तेल उठाकर अपनी उंगली पर लगाते इसने अंगूठी को उतारना चाहा था, मगर मुसलसल इतनी देरी कोशिश के बाद इसकी पूरी उंगली रेड हो चुकी थी। लेकिन वो अंगूठी निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो मेरे जज्बात का खेल कर ठीक नहीं करे, मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी तुम्हें। दरजान की आंखों से कई आंसू टूट कर गिरते इसका चेहरा भिगो गए थे। सरदारनी सही कभी हमारे साथ बैठ जाया करें। जानते हैं आप भी आपकी हैसियत के बराबर की नहीं है, मगर अनकरीब ये फासला भी ख़त्म हो जाएगा। अनायशा का मूड कल से आफ्ताब अकवान से इसका एक बार भी सामना नहीं हुआ था और ना ही वो रूम में आया था। अनायशा भी इसे डबल नाराज़गी दिखाती इसके सामने ना जाने की कसम खा चुकी थी। मौसम बहुत खूबसूरत होता देख इसका इरादा रूम से निकल कर बाहर लॉन में जाने का था, मगर लॉन में बैठी खोला की पुकार पर ना चाहते हुए बीच से रुक कर पलटना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं बेली, हर इंसान एक जैसी हैसियत ही रखता है। मैं लोगों को औकात के तराजू में तोलने वालों में से नहीं हूँ। अनायशा इसके करीब आती एक जानिब रख के सोफे पर बैठ गई थी। मैरून रंग के शिफॉन के सूट में हमेशा की तरह इस वक्त भी ज़ाकवान की ही इंतहाई खूबसूरत सी सादा स्या रंग की मर्दाना शाल अपने कंधों के गिर्द लपेटे हसीन घने घने बालों को जोड़े में मकीम करके शिफॉन के मैरून दुपट्टे में सर को ढके वो बेहद हसीन लग रही थी। इसकी दूधिया रंगत मैरून रंग में धमक रही थी और चेहरे पर छाई मासूमियत तो वैसे ही इसके हुस्न को चार चांद लगा देती थी और हर देखने वाले को अपना दीवाना भी बना देती थी। जिस लड़की को देख हम सब की नज़रें नहीं हट पा रही, सोचे सरदार साईं का क्या हाल होता होगा। ये लड़की बहुत हसीन है और होशियार भी। वो जल्द सरदार साईं को अपनी मुट्ठी में लेकर लेगी। हमें इससे पहले ही होला की बात चलानी होगी। गुलनाज बेगम आयशा का ये दिल फरेब हुस्न देख दिल ही दिल में जल भुनकर रह गई थी। सरदार ज़ाकवान जतोई को मुट्ठी में करना आसान काम नहीं है। मुझ जैसी ज़माना शनास औरत जब अपने पोते को अपनी मुट्ठी में नहीं ले पाई, तो ये कल की आई लड़की मुझे भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये अगर होशियार है तो हमारे सरदार साईं इसे 100 गुना आगे का सोचते हैं। वो कभी भी दुश्मनों की बेटी पर एतबार नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे से जानते हैं ये लड़की उन्हें धोखा देगी, इसलिए तो अभी तक एक रात इसके साथ अपने कमरे में नहीं रुके, क्योंकि वो इसे इस काबिल नहीं समझते। सफ़ीना बेगम के लहजे में नायशा के लिए नफरत की सिवा कुछ नहीं था। आपने कल जिस तरह सरदार साईं के बारे में बात की, लगता है आप भी इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं वो हैं ही ऐसे, उनसे मोहब्बत के बगैर रहा ही नहीं जा सकता। होला ने इसके तासरात जांचने चाहे थे। अनायशा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इस बात पर इसका दिल जोर से धड़क उठा था। ऐसे ही होगा, मगर मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अनायशा की बात पर सबने काफ़ी हैरत से इसे देखा था। बहुत जल्द खोला भी सरदार साईं की दुल्हन बनने वाली है। आपके बराबर कोई आने वाला है सरदारनी। जब सरदार साईं किसी और को अपने करीब रखेंगे तो आपकी मोहब्बत उनके लिए खुद ब खुद ही जाग उठेगी। गुलनाज बेगम ने इसे अनायशा के चेहरे का सुकून देखा नहीं गया था। इनकी कही बात सीधी अनायशा के दिल पर जा लगी थी, मगर उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते अपने अंदर उभरते इस तरह पर काबू पाया था। वो अच्छा तो कब हो रही है शादी? मुझे काफ़ी वेट है इस शादी का। उन सब की सोच के बरक्स जवाब देते अनायशा ने सभी को हैरान कर दिया था। वो सब आंखें फाड़े अनायशा की एक्साइटमेंट देख रही थी। पहली बार उन्होंने किसी बीवी को अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में सुनकर ऐसे खुश होते देखा था। अगर आपका बचपन का निकाह ना हुआ होता तो अब तक खोला सरदारनी के ओहदे पर फायज होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। सरदारनी तो खोला ही बनेगी, क्योंकि सरदार साईं को खोला जैसी लड़कियां ही पसंद है। अगर आपको हमेशा के लिए अपनी सरदारनी रखना होता तो अब तक सिर्फ नाम की बीवी बनाकर ना रखा होता। जिस लड़की करीब भी आना पसंद नहीं करते सरदार साईं, उसे भला वो सरदारनी कहाँ रख सकते हैं? सफ़ीना बेगम को अनायशा का पुरसकून अंदाज पसंद नहीं आया था। वो इसके अंदर बढ़ती आग को मजीद हवा दे गई थी। अनायशा को उनकी ये बात सुनकर शदीद झटका लगा। तो क्या ये खवातीन उनके बारे में इतनी इतनी छोटी छोटी खबरें लेकर बैठी थी कि ज़ाकवान तो एक रात भी इसके साथ अपने मुश्तरका कमरे में नहीं रुका? इसे तो लगा था वो सिर्फ इसके कहने पर इसे दूरी बरतता था, मगर वो सरदार ज़ाकवान जो तो ही था जैसे किसी काम के लिए नहीं रोका जा सकता। वो हमेशा वही करता था जो वो चाहता था। इसे कभी ना किसी चीज़ के लिए रोका जा सकता था और ना ही वो किससे रुकने वाला था। तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से इसके करीब नहीं आता था? ऐसा करने में इसकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी? वो इसे अपनी काबिल नहीं समझता था क्या?
अनायशा के दिमाग में उल्टी सोचें जन्म लेना शुरू हो चुकी थीं। इन औरतों की साजिशों में ना उलझने की कसम खाने वाली अभी इन्हीं की बातों में उलझ गई थी। कौन किसके काबिल है और नहीं, बहुत जल्द ये बात सब पर वाज़ेह हो जाएगी। अभी मैं ज़रा बाहर जाना चाहती हूँ, बाद में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। अनायशा उनकी बातों को नज़रअंदाज करती वहाँ से उठाई थी। आज तो आपने सरदारनी को इसकी औकात दिखा दी, बेचारी की शक्ल ही उतर गई है। गुलनाज बेगम अनायशा को खामोशी से वहाँ से उठता देख मज़े से बोली थी, जबकि वहाँ खड़े होकर सब सुनती शबनम अनायशा को सर झुकाकर बाहर जाता देख खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। ज़रा भी ठंड बर्दाश्त ना करने वाली अनायशा इस वक्त यकबस्ता हवाओं के थपेड़े खाती गुमसुम सी बैठी थी। वो इस वक्त अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वो ज़ाकवान जतोई से मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, मगर सफ़ीना जतोई की कई बातें इसके दिल में कुप कर रह गई थी। ज़ाकवान जतोई 2 शादियाँ करे ये 20, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, किसी और के साथ सोचकर मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है। अनायशा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो खुद से ही ज़िद लगाए खुद को तकलीफ देने के लिए वहीं बैठी रही थी। सफ़ीना जतोई की ये बात इसके कानों में बार बार गूंज रही थी। ये लड़की उन्हें धोखा देगी, इसीलिए जब तक एक रात भी इसके साथ अपने कमरे में नहीं रुके, क्योंकि वो इसे इस काबिल नहीं समझते। ये बात बार बार इसकी आंखें भिगो रही थी, मगर पलके झपकते वो अपने आंसू को बाहर आने से रोक रही हुई थी। आसमान पर स्याह बादलों ने घर कर चारों जानिब अंधेरा कर दिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, मगर अनायशा भी अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। इसका पूरा वजूद जम चुका था। ठंड से होंठ लाल पड़ चुके थे, लेकिन वो वहीं बैठी खुद को न जाने किस बात की सजा दे रही थी। जब इसी लम्हे ज़ाकवान जतोई ने वहाँ कदम रखा, अनायशा भी इसने गाय उठाकर इसकी जानिब देखा था। क्रीम कलर की कमीज शलवार पर ब्राउन शाल कंधों पर डाले हुए इसके करीब आ रहा था। सादा चौड़ा सीना, कसरती कंधे, मगरूर खड़े नकोश, मगनतीसी आंखें जो देखने वाले को अपने इसार में जकड़ने की सलाहियत रखती थी। अनायशा यकटक इसे तकी गई थी। इसे घनी मूंछों तले दबे अनाबी लब हमेशा अनायशा की इस महवियत पर धीरे से मुस्कुराए थे। सरदारनी साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाएंगी। ज़ाकवान इसके करीब आता इसे मुखातिब कर गया। इसकी पुरशोक निगाहें अपनी सरदारनी के दिलकश सरापे पर टिकी हुई थी, जो गुस्से और ज़िद में वहीं बैठी खुद को तकलीफ़ दे रही थी। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको ये फ़िक्र का झूठा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं आप यहाँ से। अनायशा को न जाने क्यों सफ़ीना जतोई की सारी बातों का गुस्सा ज़ाकवान पर आया हुआ था। वो इसी पर निकालते इसकी जानिब से रुख फेर गई थी। एक्सक्यूज़ मी सरदारनी साहिबा, ये किस तरह बात कर रही हैं आप मुझसे? ज़ाकवान उसको उसके लहजे की रूडनेस का एहसास दिलाते इसके सामने कुर्सी पर आन बैठा था। शायद ठंड में होती हल्की हल्की बूंदाबांदी में वो दोनों बैठे इस वक्त 2 दीवाने ही मालूम हो रहे थे। एक जानिब सरदार को अपनी सरदारनी की फ़िक्र सता रही थी, तो दूसरी जानिब इसकी सरदारनी से शदीद नाराज़गी बरते कभी बात ना करने की कसम खाए बैठी थी। तो आप बात ही मत करें मुझसे, मैंने तो मजबूर नहीं किया आपको। ओ हाँ, बल्कि आप तो सरदार ज़ाकवान जतोई हैं ना, आपको भला कोई किस बात के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आप तो हमेशा वही करते हैं ना जो आप चाहते हैं। अनायशा इस पर अपने दिल की अंदर की भड़ास निकाल देना चाहती थी, मगर वो इस अपने दिल की फीलिंग्स भी नहीं बताना चाहती थी। आप एकदम बीवियों की तरह नखरे दिखा रही हैं मुझे सरदारनी साहिबा, खैरियत तो है ना? कहीं अपने सरदार से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? ज़ाकवान आगे होकर इसका हाथ थाम गया था, जो शदीद ठंड से कँपकँपाता बिल्कुल बर्फ़ हो चुका था। ज़ाकवान जतोई की पुरहरारत गिरफ्त महसूस करते अनायशा की सांसें मुंतशिर हुई थीं। इसने हाथ खींचना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। आपको बहुत एक्सपीरियंस है बीवियों के नखरों का, कहीं दूसरी शादी कर तो नहीं चुके आप? अनायशा ने इसके तंज पर इसके अंदाज में जवाब उठाया था। इतने बड़े कबीले को संभालने वाले सरदार से ये एक बीवी नहीं संभाली जा रही, दूसरी कैसे संभालेगा? ज़ाकवान को इसका जलना मज़ा दे रहा था। अगर हवेली का कोई फ़र्द यहाँ ज़ाकवान जतोई को अपनी सरदारनी के यूँ नखरे उठाते देख लेता तो ज़रूर हवास को बैठता, मगर अनायशा अभी तक इस सब को समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ज़ाकवान जतोई के आगे क्या अहमियत थी। मैं बीवी नहीं हूँ आपकी सरदार, ज़ाकवान जतोई खोला से शादी करें और जान छोड़ दे मेरी। अनायशा से अपना हाथ छुड़वाकर गुस्से से बोलती वहाँ से उठी थी, जब ज़ाकवान पास से गुजरने पर इसकी कलाई थामते से अपनी जानिब खींच चुका था। अनायशा इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी, सीधी इसकी गोद में जा गिरी थी। मैं बीवी नहीं हूँ आपकी सरदार, ज़ाकवान जतोई खोला से शादी करे और जान छोड़ दे मेरी। अनायशा को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ था। इसने निकलना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने इसकी गिरद बाहों का इसार कायम करते इसकी राहें मसदूद करनी थी। छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? अनायशा ने अपने ऊपर इसका बाजू हटाना चाहा था। सरदारनी साहिबा, आप किसी और का गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकती। ज़ाकवान इसे मज़ीद करीब होते इसके चेहरे पर गिरते बारिशी कतरों को अपनी उंगलियों की पोरों से चुनने लगा। एक बात कान खोल कर सुन लें, आपकी जान अब मुझसे कभी नहीं छूट सकती। ज़ाकवान इसकी ठोड़ी की खम को छुआ था। इसे गुस्ताखियाँ करते हाथ अनायशा के हवास मुअत्तल कर रहे थे। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ की बाकी औरतों की तरह आपकी जी हजूरी करूँ? जैसा आप कहें वैसा करूँ, तो ये कभी नहीं होगा। अनायशा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जानता हूँ। ज़ाकवान ने इसकी लाल नोज़पिन में चमकती नोज़पिन को छुआ था। इसका ठंड से होले होले लरसता वजूद को बआसानी महसूस कर पा रहा था, इसलिए इसके नाजुक वजूद को अपनी गर्म शाल में लपेटते वो इसे मज़ीद अपने साथ लगा चुका था। अनायशा ने इसकी जानिब देखा था। इसका ये केयरिंग अंदाज अनायशा को अजीब सा एहसास दिला गया था। वो उसकी इतनी केयर क्यों करता था? मुझसे शादी क्यों की आपने? सिर्फ अपने मेरे ख़ानदान वालों से बदला लेने के लिए ना? अनायशा ने पहले का पूछा सवाल एक बार फिर दोहराया था। बारिश तेज़ हो रही थी और वो दोनों भीग रहे थे। अनायशा की आंखों में हल्की हल्की नमी थी, जबकि ज़ाकवान जतोई की आंखों में अपनी नाजुक सी सरदारनी के लिए बेपनाह फ़िक्र थी, जो ज़रा सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
और वो इस वक्त ज़िद में वो न जाने क्यों खुद को अजियत दे रही थी। अंदर चलते हैं, बारिश तेज़ हो रही है। पहले की तरह इस बार भी ज़कवान ने इसकी बात को साफ इग्नोर किया था। नहीं, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ज़कवान इसे ऐसे ही गोद में उठाए उठने लगा था जब अनायशा ने इसका गिरेबान मुठ्ठियों में सख्ती से दबोचते इसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। आप हमेशा वो सच ही क्यों जानना चाहते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है? ज़कवान ने अपनी ज़िद्दी सरदारनी घूरा था जो ठंड बर्दाश्त ना कर पाते अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज़ खो रही थी, मगर ज़कवान के गिरेबान पर इसकी गिरफ्त कम नहीं हुई थी। तुम बहुत बुरे हो ज़कवान जतोई, बहुत अजियत देते हो मुझे, क्यों तड़पा रहे हो मुझे? नहीं करना चाहती मोहब्बत में तुमसे, नहीं हो तुम मेरे आइडियल, मुझे तुम जैसे हाकिम मर्द नहीं पसंद। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं आज़ाद कर देते? क्यों मेरी ज़ात की कैद में आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार कर रहे हो? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं एक दिन तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। छोड़कर चली जाऊँगी मैं तुम्हें, फिर रहना तुम अपनी खोला के पास। अनायशा इसके सीने से सर टिकाती गनूदगी में अपने दिल की तकलीफ़ बयान करती ज़कवान जतोई की आंखों की चमक को कई गुना बढ़ा गई थी। आप मेरी कैद से कभी नहीं निकल पाएंगे, यही आपकी आखिरी पनाहगाह है। ज़कवान झुककर इसके नीले पड़ते बर्फ़ होंठों पर अपने होंठों का पुरशिद्दत लम्स छोड़ता इसे उठाए अंदर की जानिब बढ़ गया था। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और वो अभी अपनी सरदारनी की ज़िद से पूरी तरह भीग चुका था। इसको अंदर दाखिल होता देख वहाँ मौजूद सब ख़वातीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सामने का मंजर उनके लिए इंतहाई नाकाबिल यकीन था। अभी कुछ देर पहले अनायशा को जो बातें कहकर उन्होंने टॉर्चर किया था, ज़कवान जो तो इतनी एहतियात और मोहब्बत से अनायशा को उठाकर लाता उन सबको उनकी बातों का बहुत अच्छा जवाब दे गया था। साईं को तो ये सब नहीं पसंद था ना, और अभी वो खुद इस लड़की के साथ भीख करा रहे हैं। हालांकि होंठों से बेख्तियार निकला था। मोहब्बत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है अदी साईं, आप सबको नहीं, मगर मुझे सरदार साईं की आंखों में सरदारनी के लिए बहुत मोहब्बत नज़र आती है। वो जितनी नाजुक सी हैं, सरदार साईं इनके मामले में इतने पजेसिव हैं। इसे मोहब्बत ही कहते हैं। शुक्र है हमारी पत्थर की बनी सवेली में किसी के दिल में तो मोहब्बत उतरी। ज़ाला खोला को जवाब देकर इसका दिल मजीद जलाती वहाँ से हट गई थी। ज़कवान अनायशा को उठाए सीधे रूम में आया था। दरवाज़ा पाँव मारकर बंद करते इसने अनायशा को नीचे उतारा था जो पूरी तरह इसके साथ चिपकी खड़ी थी। अनायशा तुम पूरी भीग चुकी हो, ड्रेस चेंज कर लो। इसने चेहरा झुकाकर अनायशा को पुकारा था। हमेशा वो इसे सरदारनी कहकर ही पुकारता था, मगर आज इसके अनायशा पुकारने पर गनूदगी के ज़ेर असर खड़ी अनायशा ने गुस्से से इसे घूरा। मैं सरदारनी अनायशा हूँ, आप अपनी गुस्ताखी कर रहे हैं। इसके गिरेबान को इस तरह मुट्ठी में दबोचे खड़ी वो अपनी गुफ्ती का इजहार करते बोली थी। वो ज़कवान जतोई के मुँह से अब सरदारनी सुनने की आदी हो चुकी थी। उसके ये अंदाज़ ज़कवान जतोई के हवासों पर छा रहे थे, जो अपने हवासों में ना हो तो इसके सामने अपने दिल के सारे राज खोल रही थी। यूसन की मूर्ति जो पूरे होशो हवास में उससे सिर्फ अपनी शदीद नफरत का इजहार करती थी, इस वक्त वो इसकी मोहब्बत में पूर डूबी हुई खड़ी उसकी दीवानी मालूम हो रही थी, जो अपने सरदार के साथ किसी और का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सरदारनी साहिबा जाकर चेंज कर लें, आपका सरदार इतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं जितना इस वक्त आप इसका सब्र आजमा रही हैं। ज़कवान ने इसका चेहरा थामकर अपने मुकाबले करते इसकी दिलनशीन आंखों में झांका था। इसका पूरा वजूद पूरी तरह लर्ज रहा था। ज़कवान को इस तरह इसकी फिक्र हुई थी, जबकि इसकी बात सुनकर अनायशा का चेहरा इस हालत में भी लाल हुआ था। इसने ज़कवान को खुद से दूर धकेलना चाहा था, मगर इस चक्कर में वो लड़खड़ाकर वापस इसी के सीने से आने लगी। मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नहीं कर सकती चेंज। अनायशा को जैसे इसके छोटे सदस्य सीने पर सर टिकाते सुकून सा मिला था। डोंट वरी सरदारनी साहिबा, ये काम मैं भी नहायती खुशअस्लूबी के साथ कर सकता हूँ। ज़कवान ने इसके कान की लूप पर अपने पूरा हरारत लब रखते इसे धमकी आमेज लहजे में मुखातिब किया था, जिस पर अनायशा करंट खाकर सीधी होती इसके सीने से सर हटा गई थी। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? अनायशा का चेहरा इस सोच से ही गुलनार हुआ था। मैं ऐसा कर सकता हूँ सरदारनी साहिबा, आप जानती हैं मुझे, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। ज़कवान ने इसके चेहरे पर आती भीगी लिटों को कानों के पीछे डसते इसका मुख्तलिफ रंगों से सजा शर्मगी चेहरा देखा था। मम्मा मेरा ड्रेस दे, अनायशा ने इसे घूरते हुक्म जारी किया था। वो जानती थी साई को सरदार से कोई बैद नहीं था, वो अपना काम पूरा कभी कर देता। इसके हुक्म पर देने पर ज़कवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे भी कभी कोई यूँ हुक्म देगा। वो अनायशा को वापस से गोद में उठाता इसकी अलमारी की जानिब बढ़ा था, जहाँ बलोची फिराक के साथ साथ अनायशा की पसंद के स्टाइलिश ट्राउज़र मौजूद थे। ज़कवान का हाथ बेख्तियार बलोची लिबास की जानिब बढ़ा था, मगर अनायशा उस दिन बलोची लिबास पहनने की कीमत भूली नहीं थी अभी तक। नहीं, ये नहीं, अनायशा के मुँह से बेख्तियार निकला था। इसके खौफ को देख ज़कवान अपना बेसाख्ता कहकर नहीं रोक पाया था। ये लड़की इसे अपने करीब भी नहीं आने देती थी और किसी और के करीब जाने का सुनकर ज़ख्मी शेरनी का रूप धार कर लेती थी। वो समझ चुका था उसकी सरदारनी उसके मामले में काफ़ी जालिम साबित होने वाली थी। ज़कवान उसकी तबीयत के पेश नज़र इसे मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी के साथ एक ब्लैक कलर के आरामदेह से ड्रेस का इंतखाब किया था। अनायशा जो गनुदगी में जा रही थी, ज़कवान जतोई कुर्बत ने इसके हवास काफ़ी हद तक बहाल कर दिए थे। वह मैं खुद चेंज, अनायशा इसे यूं ही उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ता देखकर घबरा कर बोली थी, मगर ज़कवान के दरवाजे के सामने उतारने पर इसकी जान में जान आई थी। मैं बाहर ही हूँ, दरवाज़ा लॉक मत करना, 5 मिनट है तुम्हारे पास।
ज़ाकवान अपने मखसूस बारोब अंदाज में हुक्म देता वाशरूम की जानिब इशारा कर गया था। अनाया इसके बेलचक हकमाना लहजे पर इसे कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि इस वक्त वो बहस करने की सिचुएशन में नहीं थी, ना ही सरदार से कोई पंगा ले सकती थी। अनायशा ने इसका सहारा छोड़ते जैसे कि कदम अंदर की जानिब बढ़ाए वो लड़खड़ा गई थी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। ज़ाकवान ने फ़ौरन इसका बाजू थाम कर संभाला था। मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हारी हेल्प। ज़ाकवान ने मोबाइल निकाल कर कॉल करनी चाहिए थी। मैं ठीक हूँ, आप बस यहीं रहें। अनायशा सुबह इन खवातीन की बातें सुनकर अब बिल्कुल भी उन्हें नहीं चाहती थी कि उनके बेडरूम की कोई भी बात बाहर पहुंचे, इसलिए फ़ौरन ज़ाकवान को मना कर दिया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस वक्त हवेली की खवातीन की नज़रें इनके बेडरूम के बंद दरवाजे पर ही टिकी हुई होंगी। उनसे लगा था ज़ाकवान शायद अब भी इसकी बात नहीं मानेगा, मगर इसे वही रखते देखकर अनायशा को शदीद हैरत हुई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि शबनम ज़ाकवान को उन खवातीन की कही एक एक बात बता चुकी थी। इसी वजह से ज़ाकवान अनायशा को फिक्रमंदी से ढूंढता बाहर आया था। अनायशा ने अपने सरदार के हुक्म के मुताबिक 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया था और इंतहाई सादतमंदी बीवी की तरह उसका दिया ड्रेस चेंज करके वो बाहर आ चुकी थी। मगर इस वक्त मामूल के मुताबिक वो ज़ाकवान की शाल में मुलविस नहीं थी, जिसकी वजह से इसका नाजुक सरापा इसकी नज़रों के सामने था। ज़ाकवान ने बेख्तियार बोझल सांस हवा में खारिज की। ये लड़की उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित हो रही थी। अनायशा फ़ोन पर मसरूफ़ देख खुद ही बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब एकदम चक्कर आ जाने की वजह से वो लड़खड़ाई थी। ज़ाकवान ने बर वक्त आगे आते उसे थाम लिया था। अनायशा के बाल बिल्कुल गीले थे। सर को ठंड लगने की वजह से उसके सर में ठेसें उठ रही थी। इसे ज़रा सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी और आज तो उसने हद ही कर दी थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे बाल ड्रायर से खुश कर दें। अनायशा की नम आलूद आवाज़ ज़ाकवान की समातों से टकराती से बेचैन कर गई। जिस इंसान को हिलकर पानी पीने की आदत भी नहीं थी, आज उसकी सरदारनी से ठीक ठाक खिदमतें करवा रही थी। रूम में हीटर लगे होने की वजह से इसकी ठंड कुछ हद तक कम हो चुकी थी, मगर अभी भी वो पूरी तरह कांप रही थी। मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा नाजुक है हम सरदारनी, मुझे अपनी फ्यूचर की फ़िक्र हो रही है। ज़ाकवान इस बेड पर बिठाकर इसके गिर्द अपनी गर्म शाल अच्छे से उड़ाते इसके बताने पर दराज से ड्रायर ले आया था। जबकि इसकी बात सुनकर अनायशा बुरी तरह लाल होती खुद में सिमट गई थी। मैं खुद कर लेती हूँ। अनायशा इसके खतरनाक इरादों से घबराकर ड्रायर लेना चाहा था, मगर तब तक ज़ाकवान इसके बालों को थाम चुका था। अपनी गर्दन पर इसकी उंगलियों की लम्स महसूस करते अनायशा के कपकपाहट में मज़ीद इजाफा हुआ था, जिसे महसूस करते ज़ाकवान मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मगर जैसे ही इसने अनायशा की कमर से बाल हटाए, इसे पल भर के लिए आसपास सब कुछ रुकता हुआ महसूस हुआ था। अनायशा शायद ठीक से शर्ट की ज़िप बंद नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से इसकी दूधिया कमर का ऊपरी हिस्सा वाज़ेह हो रहा था। ज़ाकवान ने अपने बेकाबू होते असाब पर काबू पाते इसकी ज़िप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया था। बेध्यानी में जैसे इसका हाथ अनायशा की कमर से टकराया, अनायशा झटका खाकर अपनी जगह से ऐसे उछली थी जैसे बिजली की नंगी तारों ने से छू लिया हो। ये तुम क्या कर रहे हो? अनायशा दीवार के साथ कमर टिकाकर खड़ी होती मशकूक नज़रों से इसे घूरने लगी। सरदारनी साहिबा, मैं अगर कुछ करूँगा तो नकी की चोट पर करूँगा, ऐसे छुप छुपा कर नहीं, बेफिक्र रहें आप। ज़ाकवान इसी करीब आते बेबाक अंदाज में बोलता इसे सहमा गया था। मेरे बाल खुश हो गए हैं, सर में दर्द नहीं है अब। अनायशा से अपने बहुत करीब आकर खड़े होते देख जल्दी से कहा था, जबकि ज़ाकवान इसके गिर्द दीवारों पर हाथ रखते इसके ऊपर झुका था। रियली, मगर मेरा काम तो अधूरा रह गया ना। ज़ाकवान ने हाथ की पूँछ से इसका गाल जो छुआ था, जो उसकी गुर्बत के एहसास से दहक रहा था। कौन सा काम? इसकी बात को मफ़हूम जानती वो भी वो अनजान बनी थी। ये वाला काम। ज़ाकवान की कमर में हाथ डालता इसे घुमा चुका था। अनायशा ने अपने बाल कमर पर डाले दिए थे, जिन्हें ज़ाकवान ने हाथ से हटाते उसकी ज़िप को थामा था। अनायशा को इसकी लम्स पर अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। इसने अपनी आंखें सख्ती से मैच ली थी, जब ज़ाकवान की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करते वो लर्जी थी। अनायशा को यूं इसके हाथ झटक कर दूर होना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये गुस्ताखी सरकत की जवाबी कार्रवाई थी और कुछ दिल की मुंहजोर ख्वाहिश भी। इसे कंधे पर अपने पुरहदत होंठों का लम्स छोड़कर इनकी नरमाहटें महसूस करता वो इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। इसे महसूस हो रहा था अनायशा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता तप रहा है। ज़ाकवान ने इसे बेड पर लेटाते इसके ऊपर कंबल डाल दिया था। अनायशा उसकी इस हरकत के बाद इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इस कंबल उड़ाते वो सर तक कंबल तान गई थी। मैंने खाना और मेडिसिन मंगवाई है, सोइएगा मत सरदारनी साहिबा, वरना मैं अपने तरीके से जगाऊंगा फिर। ज़ाकवान यहाँ भी इसे धमकी देकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। अनायशा कंबल के अंदर से चिल्लाई थी। इतनी इसी की बात की तो मोहलत मिल रही है सरदारनी आज आपको। ज़ाकवान कंबल में मौजूद खुद से छुपती अपनी सरदारनी घूरता दरवाजे की जानिब बढ़ा था, जहाँ सामने शबनम हाथ में ट्रे थामे फिक्रमंदी से खड़ी थी और उसके ऐन पीछे सफ़ीना जतोई, गुलनाज और समीना जतोई मौजूद थी। ज़ाकवान ने शबनम को ट्रे अंदर रखने का इरादा किया था। सरदारनी की तबीयत कैसी है अब? शबनम से पता चला बहुत फ़िक्र हो रही थी उनकी। सफ़ीना ज़ाकवान के सर तासरात देखकर वो मुश्किल पूछ पाई थी, आप जानती हैं ना मैं हवेली में मौजूद हर फ़र्द को इज़्ज़त और एहतराम देता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसे ही करें। तो आप फिर मेरी सरदारनी को मुलाज़मीन के सामने कैसे बेइज़्ज़त कर सकती हैं? मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी सरदारनी और मेरी बीवी बनने का हक़ किसका है, और ये भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आपको इस सब की फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ सरदारनी को इन हवेली की साजिशों में उलझाने की कोशिश मत करें।
वो यहाँ की औरतों जैसी नहीं है, बहुत हसास है मेरी सरदारनी। आपकी बातें चाहे वो सच हो या झूठ उसे फ़ील होती हैं, तो बेहतर होगा आइंदा इनके सामने ऐसा कुछ ना बोला जाए। आप लोगों के लिए वो दुश्मनों की बेटी बाद में होनी चाहिए, पहले इस हवेली की सरदारनी है वो। उन्हें वो रुतबा और इज़्ज़त देना सीखें। ज़ाकवान जतोई सर सपाट लहजे में बोलते इनके सामने नायशा की अहमियत वाज़ा करने के साथ साथ उन्हें अपने इस बारे में भी बावर करवा गया था कि वो हवेली में मौजूद तमाम मामला से बाखबर है। अम्मा साईं ज़ाकवान के अंदर जाने के बाद गुलनाज बेगम ने घबराकर सफ़ीना बेगम को देखा था। ये सब इस नौकरानी शबनम का किया धरा है। वो ये एक-एक रिपोर्ट दे रही है सरदार साईं को। मगर फ़िक्र मत करो, इस दुश्मनों की बेटी को इतनी आसानी से तो सर पर आकर नहीं बैठने दूँगी। सफ़ीना बेगम ने ज़हरखन लहजे में बोलते गुलनाज जतोई की जानिब देखा था। क्या करेंगी आप? गुलनाज बेगम उन्हें एक बीबी पुरुम्मीद देख उलझी थी। सरदार ज़ाकवान जतोई को नायशा के खिलाफ नहीं कर पाए हम, मगर इस लड़की को तो सरदार ज़ाकवान जतोई के खिलाफ कर सकते हैं ना। सफ़ीना बेगम की बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुरा दी थी। वो समझ चुकी थी कि अब उन्हें क्या करना है। तो ये थी आज की केस। जल्दी हाजिर होंगी नावल की अगली किस्त के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।